हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 13 चैप्टर न्यूक्लियाई। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरा ही चैप्टर हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियाई इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि न्यूक्लियाई के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। हमें पता है कि न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट होता है किसी भी एटम का जिसमें एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट पूरा है उसका मास वहां पर कंसंट्रेटेड होता है। ये पूरा एटम जो होता है और सेंटर में इसके क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हम जान लेते हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा एटॉमिक मास क्या होता है, या जिसे हम मास नंबर भी कहते हैं, ए से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? जेड होते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि एन। तो दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो एटॉमिक मास हमें मिलता है। अब यहां से अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाएगा एन ए माइनस जेड के। ठीक है, ए इक्वल होता है जेड प्लस एन, तो एन इक्वल हो जाएगा ए माइनस जेड के। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूक्लियस पर चार्ज की, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो कैसे हम निकालेंगे? Q इज इक्वल्स टू प्लस जेड ई, जहां पर जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और ई चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये तो हमने बेसिक बेसिक टर्म्स जान ली न्यूक्लियस से रिलेटेड। अब हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी साइज, उसकी वॉल्यूम, रेडियस एंड सो ऑन। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियस साइज। तो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास को हम ए से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है स्फेरिकल होता है। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4πr³/3। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटाने के बाद कुछ कांस्टेंट रखता है, लेकिन यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसको भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन इसमें मर्ज कर देते हैं, यानी कि r³ प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक नया कांस्टेंट लगाते हैं, r³ इक्वल हो जाएगा r0 ए के। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि r प्रोपोर्शनल ए की पावर ये क्यूब है, उधर जाके पावर 1/3 बन जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा r0 ए की पावर 1/3 बन जाएगा। यहाँ पर r0 क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर यानी कि 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर r0 की वैल्यू होती है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस की डेंसिटी यानी कि उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हम कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी यानी जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होता है, तो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन सॉरी। तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है इनटू में मास ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 4πr³/3। तो ये इक्वल हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 4πr³। r³ की जगह हम r0 a का क्यूब लिख सकते हैं, तो r0³ और a 1/3 का क्यूब हो जाएगा a हो जाएगा। तो ये a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3m डिवाइडेड बाई 4πr0³। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं
कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो यहाँ पर एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि सारे ही जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियर साइज और उसकी डेंसिटी क्या होती है। अब जनरली हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी भी मास को मेजर करते हैं केजी में, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, यानी कि उनका मास हम केजी में तो मेजर नहीं कर सकते। तो हम कैसे मेजर करते हैं? तो उसके लिए एक यूनिट होती है जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। इसके अलावा कुछ और टर्म्स जैसे कि आइसोटोप, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोटोप की, तो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले सकते हैं। हाइड्रोजन, इसको क्या कहते हैं हम? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं। तो इनमें जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। अगर हम बात करें आइसोबार की, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिनमें मास तो सेम होगा लेकिन नंबर डिफरेंट होंगे। जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये इनका नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, लेकिन मास दोनों का सेम होता है। अगर हम बात करें आइसोटोन की, तो ये दोनों तो हमें पता थे, लेकिन आइसोटोन कुछ नई यूनिट है, नया टॉपिक है। तो आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन के नंबर हम निकालते हैं मास माइनस a माइनस जेड से निकालते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल, आइसोटोन्स का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार्बन नाइट्रोजन। कार्बन का आइसोटोप होता है 13। यहाँ पर हम देख सकते हैं 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 7, और 14 माइनस 7 भी कितना हो जाएगा? 7, यानी कि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। तो इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप एंड आइसोबार। अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है उनको आपस में बाइंड करके रखता है। और ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है, ये क्या होता है? हमें पता है कि प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वो पास में क्यों बैठे हुए हैं? उनके बीच में रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, इनडिपेंड ऑफ चार्ज। ठीक है, लेकिन ये अगर 0.8 फर्मी मीटर अप्रोक्सीमेटली इतनी डिस्टेंस से अगर डिस्टेंस कम हो जाती है तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इट बिकम्स रिपल्सिव। ठीक है, जहां तक बात क्लियर है? तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट जिसे हम डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है डिफरेंस इन मास, डिफरेंट इन इंडिविजुअल मासेस ऑफ न्यूक्लियस माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, या फिर कैसे एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। कैसे? कुछ समझ नहीं आया तो चलिए एक बार लिख के समझ लेते हैं। मास डिफेक्ट का मतलब होता है ZMP प्लस A माइनस जेड एम माइनस एम। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो वो मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो हमारे न्यूक्लियॉन्स है, ये हमारा न्यूक्लियस और इसके अंदर न्यूक्लियन होते हैं, उनको सेपरेटली अगर हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग मास निकाल के ऐड किया तो वो मास ज्यादा आ रहा है। जब न्यूक्लियस का अकेले का मास मेजर करते हैं तो वो मास कम आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। बाइंडिंग एनर्जी की वजह से कैसे होता है? जब किसी भी न्यूक्लियस को सेपरेट किया जाता है तो कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो हमें पता है आइंस्टाइन की जो एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन है उससे हम कह सकते हैं कि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी हमने दी है दोनों को सेपरेट करने के लिए वही मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए जो मास होता है दोनों का अलग अलग मेजर करने पर वो ज्यादा होता है और एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस कम होता है। तो ये हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी का। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास आइंस्टाइन की E = mc² इक्वेशन से मास यहाँ पर क्या है? डेल m है इंटू में c²। तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि ए बोल सकते हैं हम इसको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये बताता है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी को, यानी कि बेसिकली वी कैन से ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताता है। जितनी ज्यादा किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर रिएक्शन का, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हमारे हेवी न्यूक्लियाई होते हैं, हेवी न्यूक्लियाई जैसे कि यूरेनियम की अगर हम बात करें तो हेवी न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी कम होती है यानी कि ये लेस स्टेबल होते हैं, और ये लेस स्टेबल होते हैं तो ये क्या करते हैं? एक न्यूट्रॉन आता है वो इसमें फंस जाता है इसके न्यूक्लियस में और ये स्प्लिट हो जाते हैं, और जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर फिजन। जब एक जो न्यूट्रॉन है वो किसी न्यूक्लियस में आकर फंस जाता है तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है। और फिर अगर अनस्टेबल है तो वो स्प्लिट होना चाहेगा तो वो स्मॉल छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, और साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलती है और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। यही एनर्जी क्या होती है? इसका न्यूक्लियर फिजन होता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो कैसे निकलती है? यही वो एनर्जी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक न्यूट्रॉन यहाँ पर है, एक न्यूट्रॉन है, यूरेनियम है, और यहाँ पर जब न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में आकर फंसेगा तो यहाँ पर यूरेनियम से क्या बनेगा? बेरियम और क्रिप्टन बनेगा, साथ में 3 और न्यूट्रॉन बनेंगे और एनर्जी तो निकलेगी। इसे Q से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो है ये वापस से फर्दर रिएक्ट करेंगे, फर्दर न्यूक्लियर फिजन होगा, तो यहाँ पर चेन रिएक्शन होती जाएगी। एक और रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में क्या हो रहा था? हेवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो रहा था। यहाँ पर लाइटर न्यूक्लियाई हेवी न्यूक्लियाई में कंबाइन होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इन सन में हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। ये क्या है? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं, और हीलियम ये बनाते हैं, साथ में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये है न्यूक्लियर फ्यूजन का बेसिस, और न्यूक्लियर फिजन भी हम पढ़ चुके हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।